अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर खैरियत से होंगे। और अब कोई स्टूडेंट ये बता दे कि आवाज़ सही आ रही है, फिर हम आगाज करें। स्क्रीन भी नज़र आ रही है। ओ गुड। कोई एक आधा बच्चा बोल कर बताए तो थोड़ी बहुत शायद सर मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, थोड़ी सी आई है मुझे आवाज़, लेकिन कंप्यूटर की ऑडियो ज़रा सी स्लो है। मैं इंशाल्लाह इसको भी जिस कहते हैं ना एक्सटर्नल एडअप करके इंशाल्लाह आपकी ज़रा क्लियर वॉइस में मुझे सुनना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कल तक इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काम कर लेंगे। चलें जी बच्चों, आगाज़ करते हैं हम। कम अज़ कम आप तक सही वाली आवाज़ पहुंचनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ये गुजर गया, ठीक है जी। बच्चों इन्वेंटरी वैल्यूएशन हमारा चैप्टर है। मैंने आपको कहा था सिलेबस हमने स्टार्ट करना है, और सिलेबस के कोर्स प्लान के मुताबिक जो मैंने ओरिएंटेशन में आपको बताया था, हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन से स्टार्ट करना है अपने ग्रेड 1 से। दिस इज आवर ग्रेड 1 टू बी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। उम्मीद है कल आपने काम कर लिया होगा। कल के लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं आगाज करता हूँ इन्वेंटरी का। If you have any question regarding yesterday's lecture, you may ask. एक दो क्वेश्चन थे कल के, वो देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दो बेसिस होती हैं इस पूरे मैथ के। इस चीज़ ने पूरा एक चैप्टर है हमारा टारगेट कॉस्टिंग में, उसमें टोटली दोबारा से डिस्कशन होनी है इसके ऊपर। लिहाजा मुझे उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि लॉसेस आपको इनपुट आउटपुट की बेसिस पर पता चलते हैं या नहीं चलते हैं, क्योंकि इसने टोटली दोबारा से डिस्कस होना है इंशाल्लाह। और जो मार्कअप मार्जिन है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलें फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री बच्चों हमारी तीन किस्म की होती है। स्टॉक हमारा तीन किस्म का होता है। एक होता है मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोसेस, एक होता है फिनिश गुड। तीन किस्म का इन्वेंट्री होती है। जो रॉ मटेरियल है वो हमारा इसी चैप्टर के अंदर डील होगा। जो फिनिश गुड ट्रेडिंग बिजनेस है वो भी इसी चैप्टर में हमारा डील होगा। फिनिश गुड जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फिनिश गुड, इसको किसी हद तक मैं इस चैप्टर में डिस्कस कर दूंगा, बाकी ये ओवरऑल पूरी हमारे सीएमएम में शामिल होगा। वर्क इन प्रोसेस हमारा एक चैप्टर है, प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके अंदर डील होगा कि किस तरीके से हम वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन करते हैं या करेंगे। और फिर अल्टीमेटली फिनिश गुड की भी वहीं पर प्रोसेस कॉस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग की बात हो जाएगी, लेकिन इन शॉर्ट कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो IS2 हमें कहता है, वो हम थोड़ा बहुत इस चैप्टर में देख लेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है जी। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन IAS 2, ये हमने किसी हद तक का PRC 4 में पढ़ रखा है, लेकिन वहां पे बच्चों वाला पढ़ा था। वहां पे हमारा फोकस ही MCQs था, हमारा फोकस तो था ही नहीं इस तरीके से। लेकिन वहां पर अगर आपने अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया हुआ है तो ये वाला चैप्टर आपके लिए किसी जरा सी भी मुश्किल आपको पेश इसमें नहीं आनी चाहिए है। समहाउ हमने अपने उन तमाम भाइयों के लिए इसको मुकम्मल पढ़ना है जिन्होंने खैर से PRC 4 उस तरीके से नहीं पास की है, पढ़ के सही तरीके से, या फिर वो वाले स्टूडेंट्स जो अ, अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम करवा के बैठे हुए थे और उन्होंने FAR 1 भी नहीं पढ़ी। समाओ तो मुझे बेस FAR 1 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन उस तरीके से है भी नहीं, तो मैंने ओवरऑल सबको साथ देके चलना है। तो अ, हमने बहुत स्पीड में ही करना है, काम उसी स्पीड में होगा, लेकिन डिटेल में जरा सी बातें होंगी। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहता है एट ईयर एंड हमें किस पर वैल्यू करना चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट हमारी हमें खरीदा कितने में वो है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ये ईयर एंड के ऊपर कंपेयर किया जाता है कि हमारी कॉस्ट से हमारी जो सेल प्राइस या जो चीज हमें नेट में रियलाइज होनी है वो कम तो नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसके तहत कहा यह जाता है एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो उसको उस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आया, जिसमें कहा गया कि आपने इसको कॉस्ट और NRV में से लोहे पे रखना है। अब हमारा काम है कि हम ये देखें कि हमारी कॉस्ट किस तरीके से वर्कआउट होगी ट्रेडिंग बिजनेस की या फिर मटेरियल की। अब हमने चूंकि मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला पार्ट होता है हमारा रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन होनी है। रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा होगा, उसकी कॉस्ट मैयर होनी है। अब हमारे पास दो सिस्टम चलते हैं बच्चों, एक है पीरियोडिक सिस्टम, एक है परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम क्या है? इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और दूसरा है एवरेज कॉस्ट। परपेचुअल सिस्टम में भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्ट ये फार्मूलाज हैं। ये वे आउट है टू टेक आवर मटेरियल एट कॉस्ट। दो तरीकों से रख सकते हैं आप, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है जो सी चीज पहले आएगी जाएगी भी पहले, यूज भी पहले होगी। और एवरेज कॉस्ट के अंदर ये नहीं पता होता, तो हम उसकी एवरेज कर लेते हैं। अच्छा जी, ये वाला कॉन्सेप्ट पीरियोडिक सिस्टम का मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्लेसेस में इस्तेमाल होता है। समहाउ पीरियोडिक सिस्टम की बेहतरीन निशानी ये है कि हमारे पास परचेज का लेजर बन रहा होता है, हमारे पास स्टॉक का भी लेजर बनता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में दो एंट्रीज होती हैं, ओनली 2 जनरल एंट्रीज स्टॉक के लेजर में, वो ईयर एंड के ऊपर होती है। जो उनसे बच्चे PRC 4 पढ़कर आए हैं उनके लिए ईयर एंड के ऊपर दो एंट्रीज होती हैं, एक ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है और एक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो, ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई रह गया होगा जिसने ना पढ़ा हो। somehow it could be said as a रिवीजन, क्या आपकी रिवीजन हो रही है। परपेचुअल सिस्टम के अंदर दो लेजर बनते हैं, एक स्टॉक का लेजर बनता है और एक आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर बनता है। अच्छा जी, अब ये तो हो गई हमारी छोटी छोटी सी बातें। क्लोजिंग स्टॉक
हमारा कैलकुलेट कैसे हो जाया करेगा, एक है कैलकुलेशन और एक है फिजिकल काउंट। फिजिकल काउंट से हम चेक करते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, और परपेचुअल सिस्टम में डेली रिकॉर्ड होता है, और एंड पर ईयर एंड पर पता होता है कि इतना यूनिट्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए हैं। फिर हम उसको फिजिकल काउंट करते हैं, कंपेयर करते हैं, कोई चीजें गायब तो नहीं हुई, कोई चीजें ऐसी तो नहीं है जो कि ओनर घर ले गया हो, वो डिफरेंस का पता चलता है। फिर उस डिफरेंस को लोकेट किया जाता है, भाई ये डिफरेंस किस वजह से है। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी होती है आपकी बेटा ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस जो आपने नेट रसीट की है माइनस नेट सेल किया या नेट इशू किया। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, पर नेट से मुराद है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और माइनस इशू, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इशू हो जाएगा और ट्रेडिंग बिजनेस में सेल हो जाएगा। फिर हमारे पास जो ही आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज रेट या फाइफो के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। एवरेज रेट और फाइफो का रेट कैसे कैलकुलेट होना है वो भी हम देखते हैं। फाइफो में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक इनटू नियर टू ईयर एंड परचेज रेट लगेगा, आखिरी वाला। भाई चीजें जो बच गई होंगी एंड पर उन्हीं का ही रेट लगाना है ना। एनआरवी क्या होती है, एनआरवी होती है एस्टिमेटेड होती है। मसलन मेरा साल खत्म हुआ, यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, अब मुझे पता है मेरी जो चीजें इस जगह पर ईयर एंड पर पड़ी हैं ये आज तो नहीं बिकेंगी, इन्हें यहां पर किसी दिन बिकना है। समटाइम्स तो हमें प्रैक्टिकली आंसर मिल जाता है कि हमने ये चीज यहाँ पर बेच दी होती है, तो वहां से हमें एस्टिमेटेड सेल प्राइस मिल जाती है। समटाइम्स अभी चीज बिकी नहीं होती है। ईयर एंड से मुराद है मैंने 31 दिसंबर रात को 12 बजे बैठ के काम नहीं करना, ये काम आपका यहाँ पर चल रहा होता है जब तक कि अगर किसी ने लॉ पढ़ लिया हो या पढ़ रहा हो, अभी तो नहीं पता, जिन्होंने लॉ पढ़ लिया हो उनके लिए ये है कि जी हमने 3 महीने 4 महीने होते हैं, 120 दिन होते हैं, 120 डेज, जिसके अंदर हमें एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है। एनुअल जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुकम्मल करनी होती हैं। तो हमारे पास एक टाइम होता है इसको मुकम्मल करने के लिए, गलतियां सही करने के लिए। आपने देखा फाइनल अकाउंट बनाते हुए आपने ये पता नहीं कितनी किस्म की एडजस्टमेंट्स की, तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी बाकी होती हैं, वो एकदम से नहीं चीजें सामने आ जाती हैं जैसे आपके सामने क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो उनको लोकेट करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, उनको वेरीफाई करना पड़ता है, उनका फिर एक ऑडिट होता है, चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है। समहाउ ईयर एंड के ऊपर जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी सेल प्राइस या तो यहाँ पर सेल हो रही है तो तकरीबन वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगी। अगर नहीं भी सेल हुई तो भी जो सी चीज मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ ईयर एंड से पहले, तो क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूँ ईयर एंड के बाद में कितने की बिक जाएगी? तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जजमेंट की जा सकती है, हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी है। इट कुड बी जज्ड कि ये कितने में बिक जाएगी मेरी चीज जो मेरे पास पड़ी हुई है। भाई एक आसान सी मिसाल देता हूं, आपकी जनरल स्टोर की एक शॉप है, उसके अंदर ईयर एंड के ऊपर बिस्किट बचे हुए हैं। अब बिस्किट की रिटेल प्राइस मौजूद है, आपके पास दाल भी पड़ी हुई है, अब आपको ये भी पता है दाल कितने में बिक रही है आजकल, तो उसी प्राइस में 4 दिन बाद बिकेगी ना। ये तो नहीं होगा कि आज 100 रुपए की बिक रही है तो कल 300 रुपए की बिके, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ ये पॉसिबल है, 100 रुपए की बिक रही है तो आप कहते हैं कि उम्मीद है कि जी पीछे से रेट बढ़ रहे हैं तो अब जो चीज मेरी है वो 110 की बिक जाएगी, तो दिस इज पॉसिबल। तो ये एक एस्टिमेशन लगानी होती है कितने में बिक जाएगी। एस्टिमेटेड सेल प्राइस, फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। आपकी चीज खराब है,
आप उसे ठीक करेंगे। आपकी चीज अभी नामुकम्मल है तो आप उसे मुकम्मल करने का खर्चा देखेंगे। मसलन आपके पास मटेरियल है, मटेरियल ने फिनिश गुड में कन्वर्ट होना है, तो कन्वर्ट होने तक का खर्चा देखेंगे आप कि ये जो मेरा मटेरियल है ये फ्यूचर में जाके कन्वर्ट होना है फिनिश गुड में, तो फिनिश गुड बनाने तक का खर्चा क्या होगा, और फिर फिनिश गुड की सेल प्राइस देखी जाएगी, एस्टिमेटेड सेल प्राइस। मसलन एक बंदा है जो दाल का हलवा बेचता है, मिठाई की दुकान है, दाल का हलवा बेचता है, तो अब उसके पास दाल पड़ी हुई है, अब उसने दाल नहीं बेचनी है, उसने दाल का हलवा बेचना है, तो दाल के हलवे की उसने के पास प्राइस मौजूद है, उसने दाल नहीं बेचनी है, तो दाल के हलवे की प्राइस उसके पास मौजूद है। अब दाल से दाल के हलवे में कन्वर्ट करने में उसको कुछ कन्वर्जन कॉस्ट लगनी है। कन्वर्जन कॉस्ट से मुराद है कोई लेबर लगनी है, कोई ओवरहेड्स लग रहे हैं, कोई बिजली का खर्चा होना है, कोई रेंट का खर्चा होना है, तो ये सारे खर्चे होने के बाद आपकी फिनिश गुड बननी है और फिनिश गुड की कॉस्ट डिटरमिन होनी है। तो आपने ये देखना है कि मुझे नेट में क्या रियलाइज हो जाएगा। रिवर्स वर्किंग है, ये रिवर्स वर्किंग है कि फिनिश गुड की सेल प्राइस देखोगे और फिनिश गुड बनाने तक का खर्चा आप उसमें से माइनस कर दोगे, तो आप वापस पहुंच जाओगे एक मटेरियल से रिलेटेड आपकी कितने में ये चीज बिक रही है और उसको बेचने का खर्चा फिनिश गुड को। तो ये एक टेक्निकल छोटा सा पॉइंट है जो कि शायद आपको पहले से नहीं पता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आपने किस चीज को देखना है? फिनिश्ड गुड की सेल प्राइस देखनी है और फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट टू कंप्लीट देखनी है। जबकि आप एनआरवी किसकी मालूम कर रहे हैं? एनआरवी मटेरियल की मालूम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एवरेज किस तरीके से मालूम करते हैं? ओपनिंग प्लस जो आप रिसीव करते हैं ये उसकी वैल्यू डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी और रिसीव्ड की क्वांटिटी। ये हमारा एक ही फार्मूला है, चाहे आपका पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल सिस्टम हो। परपेचुअल सिस्टम में ये वाला फार्मूला डेली बेसिस पर अप्लाई होता है, हर एंट्री के बाद अप्लाई होता है, और पीरियोडिक सिस्टम में ये साल के बाद अप्लाई हो रहा होता है। बस फर्क ये है ये फार्मूला एक ही एवरेज कॉस्ट का। और एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक को एवरेज रेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि एवरेज रेट साल का हम इकट्ठा निकालते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? जो मैंने बातें की थोड़ी थोड़ी सी, क्या आपको समझ लग गई? एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ है कि अभी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नोट्स कहाँ से मिलेंगे? बेटा नोट्स तो ग्रुप में ही मिलने के चांसेस हैं। डिटरमिन कैसे करते हैं वैल्यू? तो ये तो हम डिटरमिन करना सीखेंगे ना, वो तो सारे क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ये अभी तो जुबानी कलामी वो रिवीजन वाली बातें ही हुई हैं, अभी सारा काम हमने करना है, इची बिची इसकी सीखनी है इंशाल्लाह। मैंने जीरो से ही आपको शुरू करवाना है कि अब हम, मैंने सिर्फ सिर्फ हल्की हल्की सी बातें की हैं, इन्होंने बार बार रिपीट होना है, ये 4-5 दिन रिपीट होती रहेंगी, इन्हीं चीजों को ही बार बार रिपीट करना और सीखना है। ये पूरा चैप्टर यहीं तक ही है, बस इसमें जनरल एंट्रीज आ जाएंगी, बाकी सारी बातें इन्हीं को ही सीखने में हमने सर्व करनी है, क्या चीज किस किस तरीके से होनी है। ओके लेट्स स्टार्ट देन। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, स्टॉक है, स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे। स्टॉक है 1 जनवरी 19 पर, 200 यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हैं और 80 रुपए उनका रेट है। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग यूनिट्स वर परचेज, मैंने ये चीजें परचेज की, एक 1 फरवरी को, 15 मई को, 17 सितंबर को, 18 दिसंबर को। 100 यूनिट्स 82 पर, 150 यूनिट्स 83 पर, 250 यूनिट 85 पर, 80 यूनिट्स 84 पर।
ड्यूरिंग द ईयर 550 यूनिट्स मैंने सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 105 पर यूनिट। एक बात याद रखिएगा, सेल प्राइस टू बी ignored unless and until you have to work out ट्रेडिंग अकाउंट, जीपी या सेल वैल्यू निकालनी है। विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरी इसका कोई काम नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरी इट हैज नथिंग टू डू विद इट। ये हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, इन्वेंट्री कॉस्ट पर चलती है, उसमें सेल प्राइस का कोई काम नहीं होता है। जो एनआरवी कैलकुलेट भी की जाती है और कंपेयर किया जाता है ईयर एंड के ऊपर, वो भी फ्यूचर की सेल प्राइस होती है, करंट जितने में बिक गया वो नहीं होती। तो ये तो बिक गया वाली सेल प्राइस है। अभी वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकाल रहे हैं और उसके साथ रिलेटेड लेजर्स बनाएंगे हम। अच्छा जी बच्चों, अब आपकी पहला काम आपने करना है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट रिसीट्स माइनस नेट इशूड। इशूड हो गया या सेल हो गया वो एक ही बात है। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी मेरे पास 200 यूनिट्स थी। परचेजेज 100 जमा 150 जमा 250, 100 जमा 150 जमा 250 जमा 80, ये हमारी परचेजेज आ गई। माइनस नेट इशूड या सेल जो किया आपने वो है 550। 200 प्लस परचेजेस 250, 250 500 580, 580 की परचेजेस 550 की सेल, क्लोजिंग स्टॉक 230 का आ गया आपका। या आपने क्लोजिंग स्टॉक वर्कआउट कर लिया। अब यहां पर दो किस्म के लेजर्स बनते हैं पीरियोडिक सिस्टम में, एक परचेज का लेजर और एक स्टॉक का लेजर भी बनेगा। स्टॉक के लेजर को भी देख लेते हैं। समहाउ इट इज अ रिवीजन। हमारे यहाँ पर कॉस्ट काउंटिंग में पीरियोडिक सिस्टम नहीं चलना है, परपेचुअल सिस्टम चलना है। ये बात पहले से ज़हन में रख लें। हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है और कुछ नहीं है, कंपैरिजन है। इन सीएम में यूज्ड टू अप्लाई परपेचुअल सिस्टम। ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, अभी लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक सिस्टम के तहत काम करने लगे हैं। पीरियोडिक सिस्टम की रिवीजन। तो हमारे पास एक काउंट बनेगा परचेजेस का, एक होगा हमारे पास स्टॉक का, एक हमारे पास लेजर बनता है सेल्स का। इन्वेंट्री से रिलेटेड ऊपर ही है, इन्वेंट्री से रिलेटेड ये दो लेजर, परचेजेस और स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ब्रॉट डाउन
हमारे पास 200 यूनिट से जरा 80, 8 दूनी 16, 16,000 रुपया, 16,000 या 1600 है, 16, 16,000। ये आपका आ गया ओपनिंग स्टॉक। फिर आपकी एंट्रीज आएंगी परचेजेस की, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट एडवांस क्रेडिट, एडवांस टू सप्लायर। तो मुख्तलिफ किस्म की एंट्रीज, परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट। सो दीज आर द एंट्रीज। अब यहाँ पर हम जस्ट वर्कआउट कर लेते हैं क्या क्या वैल्यूज बनती हैं, क्योंकि लेजर में वैल्यूज जानी है। 8200, 83 इंटू 150, 83 इंटू 150, 12,450, देन 85 इंटू 250, 21,250, देन 80 इंटू 84, 6720। ये मेरी क्या आएंगी, परचेजेस की वैल्यूज आ जाएंगी। $8,200, चलो भाई। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट, परचेज डेबिट एडवांस क्रेडिट, परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट, ये सारी चीजें आ जाएंगी और ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये बताएं पूरे साल के अंदर परचेजेस का टोटल कितना हो गया जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। अड़तालीस हजार 620, वेल डन, 48,620। अब बच्चों आपकी का ट्रेडिंग अकाउंट एक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट होता है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। बच्चों यहाँ पर सीएमए में एक बात याद रखो, यहाँ पर वो वाले फॉर्मेट्स की जिम्मेदारी नहीं है जैसी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती है। ये बात आप अपने पल्ले बांध ले। ठीक, मैं हर टॉपिक, हर क्या नाम है, हर टॉपिक कहता हूँ, हर टॉपिक को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और हर सब्जेक्ट को भी उसी के हिसाब से पढ़ा रहा होता हूँ। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो मैंने बता दिया रिक्वायरमेंट्स नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है अपने आप को क्या करके जबर करके लिखने की। मैंने सेल्स को कह दिया भाई ये ए है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक को कह दिया कि ये भाई बी है, और ए माइनस बी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। इस तरह की हरकतें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें हम कॉस्ट काउंटिंग में करते हैं। कॉस्ट काउंटिंग में अपना टाइम सेव करने के लिए बहुत सारा काम हम करेंगे इंशाल्लाह। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में ये यहाँ पर दो कॉलम क्यों बनाए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए बना रहा है, और ये है एवरेज कॉस्ट के लिए। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 16,000 हमने वर्कआउट किया है, लेकिन ये तो लेजर में पड़ी हुई है स्टॉक के। ये ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे आती है? आपकी एक पीरियोडिक सिस्टम में आपने एंट्री पड़ी हुई है
नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री आपने पढ़ी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। ये है ओपनिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री जो ईयर एंड के ऊपर आप करते हैं और ओपनिंग स्टॉक को ट्रांसफर कर देते हैं सॉकी के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। ये है 16,000। इस एंट्री के जरिए आप अपनी ये वाली एंट्री यहां से निकालते हैं और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को भेज देते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। या परचेजेस हमारे पास 48,620 है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे फाइफो हो चाहे एफको हो, ये तो एज इट इज हैं, इधर भी और इधर भी। फर्क कहां पर आना है? फर्क आना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने में। अब हम बढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। अच्छा बच्चों ये बताएं, मेरे पास स्टॉक पड़ा कितना हुआ है? मेरे पास 230 यूनिट्स पड़े हुए हैं। ठीक, मैंने बेचे हैं 550। सबसे पहले कौन से 550 बेचे हों? 550 में सबसे पहले कौन से बेचे होंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत? कह सकता हूं सबसे पहले मैंने ये 200 यूनिट्स बेचे होंगे 550 में से। उसके बाद पूरा साल चलता रहा काम, मेरे पास 100 यूनिट्स पड़े हुए थे, मैंने ये बेच दिए होंगे, 300 यूनिट्स बिक चुके। फिर मैंने ये भी बेच दिए होंगे, कितने? 450 बिक गए होंगे। उसके बाद आउट ऑफ 250 मैंने कोई 550 बेचने थे, 100 यूनिट्स यहां से बेच दिए होंगे। तो यहां से मेरे पास फिर बच क्या गया होगा ईयर एंड के ऊपर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत? मेरे पास बिल्कुल एंड वाला स्टॉक बचा होगा और कुछ यूनिट्स यहां में से बचे होंगे। बात क्लियर होगी बच्चों? जो सी यूनिट्स बेच दिए होंगे पहले, जो सी चीज खरीदी थी वो पहले बिक गई, एंड पर बची वो होगी जो बिल्कुल एंड पर आई हुई है और मेरे पास बिल्कुल एंड पर पड़ी हुई है। दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का तरीका कार आपके पास एक ही चीज है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए क्वांटिटी इनटू रेट होता है बस। अब क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी आपने मैच करनी है। टोटल क्वांटिटी 230 है। तो अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले आखिरी यूनिट्स यहां पर लिख देंगे। 80 यूनिट्स हैं मेरे पास, आखिरी यूनिट्स ये 80 जो सबसे एंड पर 18 दिसंबर को खरीदे थे और उनका रेट था 84। मेरे पास दोनों चीजें आ गई, 80 इंटू 84। 230 में से 80 अवेलेबल हो गए, 230 माइनस 80 अवेलेबल हो गए। मेरे पास बाकी कितने यूनिट्स चाहिए मुझे? 150। अब मैं देखूंगा मेरे 150 इससे पिछले स्टेप के ऊपर पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने 100 यहां पर यूटिलाइज कर लिए थे, बाकी मेरे पास इसमें से 150 बचे होंगे जो मैंने 17 सितंबर को खरीदे थे और उनका रेट 85। 150 यूनिट्स, उनका रेट 85। ले जी, मेरे पास क्वांटिटी भी आ गई, मेरे पास रेट भी आ गया, तो मेरे पास वैल्यू तो आ ही जाएगी। 150 इंटू 85, 12,750 और 80 इंटू 84, ये तो हमने पहले भी लिखा हुआ है। 80 इंटू 84 था 6720, 6720 और मेरी टोटल वैल्यू आ गई जमा 6720, 19,470। ये आपका बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई अंडर 5 आप इसकी एंट्री पास कर देंगे स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट।
19,470। इसकी एंट्री जो ही आप पास करेंगे, आपकी एंट्री यहाँ पर स्टॉक में 19,470 डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। दो एंट्रीज, टोटल दो एंट्रीज, एक ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करने की, और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में से जो वैल्यू बची हुई है, जो अभी अनसोल्ड है, वो निकाल कर स्टॉक में लेकर आने की। 19,470। मैं अकाउंटिंग, कॉस्ट काउंटिंग पढ़ाते हुए भी डेबिट एंड क्रेडिट से मैं समझाने से नहीं झिझकता बेटा। सेल्स की नेचर होती है क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर होती है डेबिट, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस की नेचर होती है डेबिट, और डेबिट में डेबिट क्या होता है, ऐड होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक की नेचर हो गई डेबिट, और क्लोजिंग स्टॉक लेस इस वजह से होता है कि ये एंट्री के अंदर क्रेडिट होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है, और इसकी नेचर क्रेडिट होती है। इसी वजह से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है, लेस होता है। मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुकी हुई है बच्चों, 19,470, 16,000 ओपनिंग जमा 48,620 परचेजेस माइनस 19,470, 45150, 45150, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैंने यहाँ पर वो वाला काम नहीं करना है कि मैं पता नहीं किस किस चीज के ऊपर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मैंने ए को सेल बोल दिया है, बी को कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जीपी को ए माइनस बी बोल के कहानी खत्म कर दी है। 45,150 मेरा क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, लेकिन मेरी पास सेल्स नहीं है। सेल्स की बच्चा एंट्री पास हुई होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, या फिर डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, या फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट सेल्स क्रेडिट। 550 यूनिट्स हमने बेचे हुए हैं 105 रुपए पे। यहां पर जरूरत पड़ेगी आपको कि आपको सेल वैल्यू मालूम करनी है। 550 यूनिट्स जरा 105, 57750, 57750, और ये भी 100 की में चली जाएगी, 57750। ये आपकी सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 45,150, दिस इज योर जीपी 12,600। कहानी हो गई खत्म। हमारी पीरियोडिक सिस्टम 5 को फुल फ्लेज रिवाइज हो चुका हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट है हमारा एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के अंदर बेटा क्लोजिंग स्टॉक को जो वैल्यू करना है, क्लोजिंग स्टॉक को कुछ नहीं है, सेम चीज ही है। असल चीज बेस यही है, क्वांटिटी इनटू रेट। क्वांटिटी हमारे पास 230 की है। एवरेज कॉस्ट में रेट का फार्मूला होता है हमारा कि आप एवरेज रेट निकाल लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट रिसीट की वैल्यू, रिसीट में परचेज आ जाएगी, डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस रिसीट की क्वांटिटी। इसके जरिए हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा पूरे साल का। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी 16,000, परचेजेस की वैल्यू थी हमारे पास 48,620 परचेजेस के लेजर से। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी थी 200 यूनिट्स, परचेजेस की क्वांटिटी हमारी कितनी थी, यहां पर हमने बनाई थी, ये आ गई परचेजेस की क्वांटिटी। नेट रिसीट 580,
प्लस 580। यहां से हम एक रेट निकाल लेंगे, फ्रैक्शन लगा लेते हैं। 16,000 जमा 48,620 परचेजेस, 200 ओपनिंग स्टॉक प्लस 580। ये वो चीज है जो अवेलेबल फॉर सेल है या अवेलेबल फॉर यूज है। आपने अगर कोई ये वर्ड्स पढ़े हो तो इज इक्वल टू, एक भाई ने ना परसेंटेज में जवाब दे दिया, इट इज नॉट अ परसेंटेज बेटा, इट इज अ रेट, रुपीज पर यूनिट। 82.84 रुपीज, 82.84 पर यूनिट। ये यूनिट्स आ रहे हैं, ये रुपीज आ रहे हैं, तो ये रुपीज डिवाइडेड बाय यूनिट्स जब होते हैं तो आंसर रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट कितने का पड़ा वो आता है 82.84। 82.84 मेरे पास रेट आ गया है पर यूनिट। एक और बात याद रखिएगा, आज पहला दिन ही है एक हिसाब से। ये कॉस्ट काउंटिंग के अंदर ये पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पर बार बार चेंज होता है। ये पर यूनिट है, कभी पर आर आएगा, कभी पर लेबर आर आएगा, कभी कुछ, कभी मशीन आर आ जाएगा, तो मुख्तलिफ पर आने हैं, तो क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई होनी है वो उस हिसाब से देख के मल्टीप्लाई होनी है। अगर रेट आर्स में है तो क्वांटिटी भी आर्स में लेनी होगी, अगर रेट मशीन आर्स में है तो क्वांटिटी भी मशीन आर्स में लेनी होगी। तो यहाँ पर क्वांटिटी आपकी यूनिट्स में है तो रेट भी पर यूनिट आ गया, और ये हमारे पास आ गई वैल्यू 82.84 into 230। मैंने राउंडिंग ऑफ का ख्याल नहीं रखा, 19,054। यहाँ पर मैं जरा सा ख्याल कर देता हूँ, 19,054, 19054। एंट्री इसकी भी यही होगी, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 19054। मैं अब इसकी एंट्री नहीं पास कर रहा, 19054। 16,000 जमा 48,620 माइनस 19,054। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 45566, 45566 एंड सेल आवर 57750। तो मेरा जीपी आ जाएगा माइनस 57750, 12,184। बस इतना सा फर्क है। So this is our way out to deal both first in first out and average cost method in periodic system. हमने जीपी भी बना लिया, हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लिया। बेटा प्रैक्टिकली परपेचुअल सिस्टम चलता है ज्यादातर जगहों पर, लेकिन अकाउंट्स बनाते हुए वो पीरियोडिक में शिफ्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कंपनी छोटी है पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रही होगी, कंपनी जरा बड़ी है उसने सॉफ्टवेयर वगैरह लगाए हुए परपेचुअल सिस्टम यूज कर रही होगी। अल्टीमेटली फाइनेंशियल जो प्रेजेंटेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसके अंदर एक हिसाब से पीरियोडिक के हिसाब से बयान करना पड़ता है। तो उसके अंदर चाहे हम भले बैक एंड पे परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हो, उसको दिखाते इससे ही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज इतनी आई, क्लोजिंग स्टॉक इतनी आई, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये आ गई, भले बैक एंड पर पॉलिसी हमारी परपेचुअल सिस्टम की ही हो। ठीक है जी। अब आपके लिए एक छोटा सा काम, सिर्फ ये जज करने के लिए कि आपको फाइफो आ गया या नहीं आ गया।
आपने मुझे बताना है 210 यूनिट्स अगर होंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइफो में क्या होगी। हमने 5 नंबर काम कर लिया, एफ को भी कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट एफ को भी कर लिया। सिर्फ एक ये चीज रह गई कि अगर 210 यूनिट्स होंगे तो फाइफो में क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। if closing stock equal to 210 units, फाइफो में स्टॉक की वैल्यू रो वैल्यू 17,770 का एक लाइन लग गई है। क्या करना है आपने, क्वांटिटी रेट उठाना है, टोटल क्वांटिटी 210 लिख देनी है, आखिरी क्वांटिटी 80 थी 84 के रेट के ऊपर 6720। अब आपको 85 के रेट वाली चीज में बैलेंसिंग देखना होगा। इधर गया क्वेश्चन, 85 वाले में कितने यूनिट्स बनते हैं, आप कितने चूज कर सकते हैं। 210 में से 80 पूरे हो गए तो 210 में से 80 पूरे हो गए, बाकी बच गए 130। 130 को आप 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 85, 11050 11050 और टोटल हो जाएगा आपका +6720 17,770। इसका मतलब है आपको बहुत आसानी से, बहुत तरीके से ये चीज पता चल चुकी है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं। एक और मजेदार बात, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का फार्मूला पीरियोडिक में भी चलता है और परपेचुअल में भी चलता है। ठीक है, फाइफो फार्मूला provides same results in periodic and perpetual system। दोनों में क्या करता है वो, आपका सेम रिजल्ट्स ही प्रोवाइड कर रहा होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी चीज की, कोई बात आपने पूछनी आप पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो डिस्कशन हमने की है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, ये नहीं है तो फिर टेंशन कोई नहीं। अच्छा जी, आपका यहां तक से रिलेटेड होमवर्क है। तो वही आ जाओ, छुट्टी नहीं है अभी, एफिशिएंसी कुछ बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक होमवर्क आपका स्टडी टेक्स्ट आपने उठानी है, स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल नंबर 1 आपने देख लेनी है। स्टडी टेक्स्ट से मुराद है आप सीएमए की स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड करेंगे, उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में जाएंगे, उसकी एग्जांपल नंबर 1 आप कर लेंगे, उम्मीद हो जाएगी। हाँ, अब बच्चा कहता है सर हैंडआउट शेयर नहीं किया आपने कल। बेटा आपने क्या कल ग्रुप की डिस्क्रिप्शन देखी? क्यों आसिम, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन देखनी पड़ा करेगी। मैं अब डेली बेसिस पर ग्रुप में नहीं शेयर कर सकता या ग्रुप्स में नहीं शेयर हो सकते। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक अवेलेबल है, वहां पर उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे खुद को। आपको पूरे सेशन के वहां पर ही मिलेंगे।
अच्छा, अब आप कौन से ग्रुप में हैं ये बता दें, मैं शेयर कर दूंगा। चले मैं पब्लिकली शेयर कर देता हूँ। ये 2-3 दिनों के जो पढ़ा रहा हूँ ये पब्लिकली शेयर कर दूंगा, और बताएं। ठीक है, ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा। मेरे पर्सनल ग्रुप में तो होंगे ना। ठीक है, आपको तो मिल जाएगी बेटा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी। ले बच्चों जी, अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। आलू चना चाट आला लिमिटेड, एसीसीए लिमिटेड, बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ माचिस की डिबिया and data pertaining to its purchases and sales during February 2021 are shown below. आपके पास ओपनिंग स्टॉक का डाटा है, आपके पास परचेजेस का डाटा है, आपके पास सेल्स का डाटा है। हमें लेजर कार्ड बनाना है। क्या करना है? फाइफो में परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हो तो हमें लेजर कार्ड बनाना है, एफको मेथड के तहत पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हो तो। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्वेश्चन परपेचुअल सिस्टम का हो तो आपके पास डेट वाइज डाटा होना बहुत जरूरी है। आपके पास डेट वाइज डाटा बहुत जरूरी है ऑफ परचेजेस या रिसीट एज वेल एज सेल या इशू फॉर परपेचुअल सिस्टम। बेटा जी, अभी पिछला क्वेश्चन किया, क्या उसके अंदर हमारे पास डेट वाइज डाटा अवेलेबल था फॉर बोथ थिंग्स? मेरे पास परचेजेस का डेट वाइज डाटा था लेकिन सेल्स का डेट वाइज डाटा नहीं था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर परपेचुअल सिस्टम अप्लाई ही नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 दोनों तरीके से हो सकता है, पीरियोडिक्स के तहत भी और परपेचुअल के तहत भी। समहाउ वी विल डू इट फॉर फाइफो एंड एफको ऑन एक्सेल। ये अब आपके पास आपको शीट नजर आ रही होगी, डाटा आपके पास नजर आ रहा होगा आपको। एक्सेल नजर आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, ये डाटा है बच्चों। ये ये वाला आपका आ गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपने लिख लेना है। अब आपके पास अगर आप पेपर पे कर रहे हो तो पेपर पे कैसे होगा, मैं उसका भी पहले गाइडेंस दे दूं फिर इसको लेकर चलता हूँ। क्योंकि आपने पेपर में तो डायरेक्टली कर रहे होंगे ना, तो वहां पर तो ना एक्सेल होगा। आपका ये लेफ्ट पेज और ये राइट पेज,
कार्ड बनाने के लिए आपने दोनों पेजेस को क्या कर देना है, सेंटर से हाफ, इनको 3 हिस्से बना देने हैं और हर एक के अंदर 3 लाइंस आ जाएंगी। एक होगी आपकी क्वांटिटी, एक होगा आपका रेट, एक आपका होगा वैल्यू। एक होगी आपकी क्वांटिटी, आपका होगा रेट, और यहां पर आप लिखेंगे कॉस्ट। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं कॉस्ट लिखवाता हूँ। और यहाँ पर भी क्वांटिटी, रेट और रुपीज या वैल्यू। ये बेटा रिसीट के लिए है या परचेजेस, ये इशू या फिर सेल क्वांटिटी और कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट आनी है असल में, और ये आपका बैलेंस के लिए। तो ये आपका लेफ्ट पेज हो जाएगा। यहाँ पर डेट, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिख सकते हैं, और बाकी सिमिलैरिटी आपकी आ जाएगी। आपने हॉरिजॉन्टल ही काम करना है, वर्टिकली वर्टिकली काम करना है, हॉरिजॉन्टल करने की जरूरत नहीं है। पेज को लाइंस लगी होंगी, आपको आराम से 2 पेजेस के ऊपर आपने करना है, और करने की इजाजत है, ऐसा नहीं है कि इजाजत नहीं है। तो ये मैंने आपको गाइडेंस दे दी कि आप पेपर पे बैठ के कैसे करेंगे। अब हम नॉलेज देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ले बच्चों, अब मेरे पास क्वांटिटी रेट रुपीस, क्वांटिटी रेट कॉस्ट, क्वांटिटी रेट रुपीस आ गई। मेरे पास 1 फरवरी को 5 यूनिट से 128 रुपए का रेट था। मैंने 140 रुपए इसकी वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, L इंटू M14। नेक्स्ट, अब एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करना है क्वेश्चन के ऊपर ही कि भाई, क्योंकि हमें डेट वाइज चलना है। 1 फरवरी के बाद 4 फरवरी, 18, 27, 19, 28, 4 आएगी, फिर 18 आएगी। 18 के बाद यहां पर ये 19 वाला काम आना है, तो आप यहां पर 19 लिख लेंगे बस, या यहाँ पे जस्ट एक निशान लगा लेंगे कि भाई दूसरी जगह से उठाकर लेकर आनी है। 27 के बाद यहाँ पर एक 28 की आएगी ट्रांजेक्शन। इससे होगा क्या, आपकी कोई ट्रांजेक्शन गलत नहीं होगी, बस इतना सा काम करना है। तो अब हमें पता चल गया, पहले हमारी 2 दफा परचेज होनी है, फिर सेल की ट्रांजेक्शन आनी है, फिर परचेज की आनी है, फिर सेल की आनी है। तो ये हमारी क्या होगी, तरतीब होगी। अब 1 फरवरी को आ गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। क्या है बच्चों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो 4 फरवरी को मेरे पास 10 यूनिट्स आ रही हैं, ये वाले, और 32 रुपए का उसका रेट है। टोटल हो गया 320। यहां पर ट्रिकी चीज आ जाती है। अब 4 तारीख को मेरे पास 2 तरह की क्वांटिटी अवेलेबल है। एक वो जो 1 फरवरी को भी थी, और दूसरी जो 4 फरवरी को नई आई है, पुरानी प्लस नई। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पुरानी पहले रखनी है ताकि निकाले भी हम उसे पहले। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बैलेंस में 2 क्वांटिटीज लिखूंगा। 5 यूनिट्स हैं 28 के हिसाब से 140, और 10 नए आए हैं 32 के हिसाब से 320। होप सो यू गॉट द पॉइंट। जी बच्चों, बात समझ लग गई है? बस ये वाला पॉइंट है ट्रिकी जो हमने बात समझना है, एंड नथिंग एल्स, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं, टोटल करने की जरूरत नहीं है। मुख्तलिफ बुक्स में आपको मिलेगा टोटल हुआ हुआ, जरूरत नहीं है। किस बात की जरूरत है भाई, ना ना, हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है टोटल करने की। लाइंस लगा लो, 2 हिस्सों में लाइंस लगा लो, जैसे मैंने लाइन कर दी है, ऐसे करोगे आप काम। 5, 28, 140, आपने ये लिखा,
5/28/140 ओपनिंग वाले के बाद आपने एक लाइन लगा दी। आपने 4 तारीख की एंट्री की है, 5/28/140, 10/32/320 और फिर लाइन लगा दो। दिस इज द वे आउट। बात समझ लग गई? टोटल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमने करना है। हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना खाम खा में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसके बाद 10 यूनिट्स हो गए। ये क्या हुआ? अच्छा, 10 यूनिट्स हो गए मेरे। उसके बाद मेरे 15 यूनिट्स आ रहे हैं, ये वाले। 18 तारीख की ट्रांजेक्शन होनी है, 15 यूनिट्स आए 34 के हिसाब से, तो अब मैं 15 यूनिट्स खरीदूंगा 34 के हिसाब से, 510 टोटल हो जाएगा। अब मैंने पुराने लिखने, उसके बाद वाले और उसके बाद रीसेंट। तो ये मेरा बैलेंस लिखने का तरीकाकार ये होगा, और इसको सेपरेट करने का तरीकाकार ये होगा। ये हो गए मेरे, और ये मैंने जो डब्बा बनाया हुआ है ये वही वाला एनसर्कल किया हुआ है, सेपरेशन की हुई है। अब 19 तारीख को मेरे यूनिट्स 18 बिके हैं, 18 के बाद 19 तारीख आती है, 18 यूनिट सेल हुए। 18 यूनिट सेल करने में मैं देखूंगा कि मेरे पास सबसे पुराने कौन से हैं। सबसे पुराने ये वाले हैं, ये सबसे पहले 5 यूनिट्स ये जाएंगे, ये गए 5 यूनिट्स। 18 यूनिट्स बेचने हैं, इसका मतलब है मेरे पास 10 यूनिट्स भी मजीद चले जाएंगे, ये वाले 15 हो गए। अब 3 यूनिट्स आउट ऑफ दिस 15 जाएंगे इसमें से। तो 3 यूनिट्स इस 34 रुपए रेट पे चले गए। अब मेरे पास फिर बाकी कितने बच जाने चाहिए? अब बिल्कुल आखिरी वाले ही बच जाएंगे और नथिंग एल्स। 12 यूनिट्स मेरे पास बच जाएंगे। 34 का रेट होगा और 12 × 34 में करूंगा 408 आ जाएगा, सारे के सारे निकल गए। 18 तारीख के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आएगी बच्चों 27 तारीख। 20 यूनिट्स मेरे पास आएंगे 30 के हिसाब से। मैं ये यहाँ पे 20 यूनिट्स 30 के हिसाब से 600 यूनिट्स आए। अब मेरे पास 12 यूनिट्स पुराने पड़े हुए और 20 नए आए हुए। कहानी खत्म। मैं बस मल्टीप्लाई करूंगा, 20 × 30 600, 12 × 34 408। देन 28 तारीख को मेरी मजीद सेल हुई है। अब आखिरी 28 तारीख को 19 यूनिट सेल हुए। अब 19 यूनिट देखने हैं पुराने मेरे पास कौन से पड़े हैं इस तारीख पर पुराने। आप इस कॉलम में आएंगे, इशू वाले कॉलम में आएंगे, 12 यूनिट्स 34 के हिसाब से 408 पहले ये गए। अब टोटल 19 यूनिट जाने हैं। तो आउट ऑफ दिस 20 जो मेरे पास पड़े हुए थे, इसमें से मैं 7 यूनिट्स चूज कर लूंगा 30 के हिसाब से, और एंड पे मेरा 20 में से 7 यूनिट्स गए तो बाकी 13 बच जाएंगे 30 रुपए के हिसाब से। ये है मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जी एनी क्वेश्चन ऑन इट? मुश्किल तो नहीं है? कोई चीज ऐसी हो जो ना समझ लगी हो? एक्सेल के ऊपर काम करने की वजह से समटाइम्स हो जाता है कि एक्सेल के ऊपर काम हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने वो डिस्कस कर दिया, तो समटाइम्स किसी को हो सकता है ना समझ लगी हो। अगर नहीं लगी तो वो पूछ ले, अभी वक्त है।
बाद में वक्त गुजर जाएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया, डन। अब ये बेटा जी क्यों जरूरी है, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में बनना है इन्वेंट्री का लेजर, और इन्वेंट्री का लेजर और कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर बनना है। ये जो इश्यूएंस है ये बेसिकली आप देख रहे हैं कॉस्ट के ऊपर हो रही है, और मैंने जानबूझ के यहां पर कॉस्ट लिखा है क्योंकि बच्चे यहां पे गलती करते हैं और सेल का रेट देखते हैं। असल में ऊपर वाला रेट उठा लेते हैं, ये वाला, ये 60 रुपए सेल का रेट जो मैंने आपको पहले बताया, ये वाला सेल का रेट हमारे लिए इररेलेवेंट है अनलेस एंड अनटिल वी हैव टू वर्क इट आउट ट्रेडिंग अकाउंट या हमें सेल्स का लेजर बनाना हो। इन्वेंट्री के पर्सपेक्टिव में ये 60 रुपए जो जितने में बेच रहे हैं हम, ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। अब हमारे पास दो लेजर बनेंगे बेटा, इन्वेंट्री का लेजर और कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर। इन्वेंट्री का लेजर में बीडी 140, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 320, ये आप हमारा परचेजेस की एंट्री आ गई, ये 320। फिर 510 की एंट्री आएगी, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट या कैश क्रेडिट 510 की आ गई। देन आपकी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स की आएगी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको सम अप करना है, 140 जमा 320 जमा 102, इन सबको सम अप करेंगे और फिर आपकी वैल्यू बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो यहां पर आपको मैनुअली टोटल करना पड़ेगा या आपको कैलकुलेटर पे टोटल करना पड़ेगा। तो ये टोटल बनता है 562। तो मैं एंट्री पास करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। होप सो यू गॉट द पॉइंट। देन फिर से परचेज आएगी, परचेजेस डेबिट कैश पेबल क्रेडिट 600 के साथ, ये हमारी 600 की एंट्री आ गई। देन आखिरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, वो ये टोटल करना पड़ेगा 408 जमा 210 को, ये बन गया 618। तो 618 कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। तो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स अल्टीमेटली सौकी में 1180 आ जाएगी, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक वही वाला 390 का आ जाएगा। FIFO method, perpetual system. If you are required to answer cost card, inventory, ledger, cost of sales, ledger, ये केसेस हों तो आपको क्या करना होगा, कॉस्ट कार्ड बनाना मस्ट है। बट ते पट्टी एक फिल्म आई थी, बट इफ you are required to just answer for closing stock value, cost of sale value, then answer using periodic system way out। फिर आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को
क्या कॉस्ट ऑफ सेल मालूम करने के लिए इतना लंबा कॉस्ट कार्ड नहीं बनाएंगे, जो सा तरीकाकार पीरियोडिक सिस्टम का वे आउट हमने सीखा है उसी तरीके से करेंगे। आप करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल। ओपनिंग स्टॉक है हमारा इस क्वेश्चन का 5 यूनिट्स, परचेजेस आपने किए हैं 20, 30, 40, 45 यूनिट्स, 20 में 10, 30, 40, 45, और सेल किए आपने 20 40, 40 जो 3 गए 37 यूनिट। 5 जमा 45 माइनस 37, 5 जमा 45 माइनस 37 क्या आ गया जी? 5 जमा 45 और 5 जमा 45 माइनस 37, 13 यूनिट्स आ गए। आप इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे, वही वाला तरीकाकार, क्वांटिटी रेट, आखिर वाले 13, क्वांटिटी टोटल लगा ली, कौन से में यूनिट्स में से पड़ी होगी। अब एंड पर, सबसे एंड पर कौन से आए हैं, परचेजेस में से देखना है, इसमें से पड़ी होगी। रेट हमें पता चल गया 30 रुपए, और यूनिट्स हमारे पास हैं 20 से कम ही है 13, तो 13 ज़रब 30, यही 13, 390 इसकी वैल्यू आ गई। और कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आप मालूम कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 390 है, परचेजेस हमने यहां से कैलकुलेट कर लेनी है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करके 10 ज़रब 32, 10 ज़रब 32 जमा 15 ज़रब 34 जमा 20 ज़रब 30, ये आपकी वर्किंग आ गई। इसका टोटल कोई बच्चा बताएगा? चौदह सौ तीस, वेल डन। परचेजेस की वैल्यू आपने मालूम कर दी 1430। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 28 ज़रब 5, 28 ज़रब 5 140। अब आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। 140 इधर गया, 140 कॉस्ट ऑफ सेल्स 140 जमा 1430 माइनस 390 इज इक्वल टू 1180। हमने एक्सेल पे क्या निकाली थी, 1180। अगर लेजर बनाने के लिए कह दिया है तो अब हम मजबूर हैं, हमें कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। अगर इन्वेंट्री का लेजर बनाने को कह दिया है या जर्नल एंट्रीज करने के लिए कह दिया है तो अब हम मजबूर होंगे, कॉस्ट कार्ड बनाएंगे तो असल वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज हम सही वाली वैल्यू फाइफो में नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन अगर मुझे जस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू का कह दिया है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का कह दिया, तो मैं ऐसे दस्ती करूंगा और उसके मार्क्स भी कम नहीं होंगे, इसी वजह से कि ये इसका एक अल्टरनेट वे आउट ये वाला मौजूद है। होप सो यू गॉट द पॉइंट। एफ को मेथड इंशाल्लाह कल करेंगे। और होमवर्क में क्या आपके लिए होगा, फाइफो तक तो आप कर लोगे ना। इसमें जो सा काम नहीं किया मींस परपेचुअल सिस्टम एवको मेथड, उसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा। एक्सक्लूड परपेचुअल सिस्टम एवको मेथड। अच्छा, अब ये स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट 1 2 3 किधर से देखनी है, तो ये मेरी बुक के हैं, मैं अपनी बुक का पहला चैप्टर आपके साथ शेयर कर दूंगा आज इंशाल्लाह। सर कौन से ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में हैंडआउट्स का लिंक मिलेगा? बेटा सीए मेड इजी के जो जो जेन्युइनली क्लास है
जिन्होंने क्लास में एडमिशन लिया हुआ है उसके अंदर सम पहले 5-6 लेक्चर्स के मैं इंशाल्लाह दे दूंगा, बाकी ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर दूंगा डायरेक्टली। और बताएं, मैं तो आपकी ग्रुप में ऐड हूँ, CMA विद वसीम। CMA विद वसीम में है ना, CMA विद वसीम में मैं शेयर कर दूंगा, PDF शेयर कर दूंगा लेक्चर की, आपको भैया पता चल जाएगा मैं कैसे शेयर करता होता हूँ, कैसे मिल जाता है ये सारा काम बच्चों को। ठीक है, और कोई चीज? आपने एडमिशन ले लिया है लेकिन उन्होंने मुझे ऐड नहीं किया अभी तक, तो वो उनसे पूछे, वो कर देंगे, नो प्रॉब्लम। चलें, लेट हो गई है, 3 मिनट ऊपर हो गए, मैं माज़रत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। बाकी बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, और ग्रुप अब ओपन है फॉर डिस्कशन।